बच्चों आज हम संधारित्र यानी कैपेसिटर पर बात करेंगे। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है, या इसको हम लिख सकते हैं संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसे किसी चालक के आकार परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की मात्रा संचित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा फैन में लगा होता है, या आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें लगा होता है। ये क्या करता है कि वह संधारित्र होता है जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर एक प्रकार का विद्युत स्टोरेज या ऊर्जा स्टोरेज डिवाइस है। हम इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास एक परिभाषा बुक के हिसाब से वो क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की मात्रा संचित किया जा सकता है। और हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं संधारित्र एक विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा को स्टोर करता है, यानी कह सकते हैं सुरक्षित ऊर्जा को संचित करता है। यानी जितना उसकी क्षमता है वह उतना क्या करता है, अपने में स्टोर कर लेता है ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लेता है वह ऊर्जा। यानी आप कह सकते हैं क्या, और एक प्रकार से संधारित्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी हम लोग इसके पहले धारिता पढ़े थे ना, जस्ट वही चीज़ है। हम कहते हैं धारिता, संधारित्र की धारिता C से प्रदर्शित करते हैं। और संधारित्र में क्या होता है, समांतर दो प्लेटें होती हैं। देख लीजिए ये चित्र जैसे है, संधारित्र में समांतर दो प्लेटें होती हैं, जिस पर एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश। इसके बीच में एक परावैद्युतांक पदार्थ भरा होता है। परावैद्युतांक पदार्थ यानी कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, यानी क्या है कि इसमें एक पदार्थ भरा होता है जिसका परावैद्युतांक के और इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होती है। समान संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। अगर इस पर कोई आवेश Q दिया जाता है तो वह क्या होता है, समानतः दो रूप में बढ़ जाता है, एक धनात्मक और एक प्लेट ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता C = Q/V। अभी हम लोग इसके पिछले क्लास में भी पढ़े थे। बस ये इतना है संधारित्र में कि आप कह सकते हैं संधारित्र एक प्रकार का ऊर्जा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसकी धारिता C, उस पर लगाए गए आवेश तथा उसमें ऊर्जा या कह सकते हैं उसमें विभवांतर में वृद्धि, दोनों प्लेटों विभवांतर की वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। चलिए अभी दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। इसको लिख लीजिए। चलिए हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की, मानते हैं ये कोई संधारित्र है जिनकी दो प्लेटें हैं। इन प्लेटों का कुछ ना कुछ ठीक है ऐसे है, माइनस माइनस, यानी ये समांतर प्लेट संधारित्र। इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज दे देते हैं। अब इस प्लेट का क्षेत्रफल है A।
प्लेट का क्षेत्रफल है ए, इसमें कोई परावैद्युतांक के रखा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, लिख सकते हैं किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, ए मीटर स्क्वायर है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा इनके मध्य कोई परावैद्युतांक के है, तथा इन पर आवेश एक प्लस क्यू हो जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। आवेश संधारित्र का आवेश क्यू है, तब अब देख लीजिए जो है आवेश जो है ये क्या है, इस जो प्लेट लगी हुई इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। तब संधारित्र के प्लेटों की, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लेटों की या संधारित्र के प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं एक प्लेट के लिए बात करेंगे तो Q अपान ए हो जाएगा। अगर ये एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो इसके बीच क्या कार्य करेगा, एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा के इप्सिलॉन, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा तीव्रता सिग्मा अपान के इप्सिलॉन जीरो। इप्सिलॉन जीरो जहाँ क्या है, विद्युतशीलता है, इप्सिलॉन जीरो क्या है, विद्युतशीलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्लेटों के बीच इसको हम अगर दिखाना चाहें तो हम इक्वेशन कुछ मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर ए भी कह सकते हैं, या अभी आप देख लीजिए यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए भी रख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए भी रख सकते हैं, या अभी चलिए बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच का विभवांतर V कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपका, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली V इक्वल टू ना मान के अगर हम क्या करें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया है E इक्वल टू V अपान डी होता है। हम जानते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इक्वल टू V अपान डी, V इक्वल टू
ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें, पहले इसको अगर हम कुछ मान लें, क्या सिग्मा का मान अगर रख देते हैं, पहले इसको इक्वेशन कुछ 2 मान लेते हैं, इसको कुछ नहीं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखें, अगर इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 में क्या है, सिग्मा का मान रख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो हम क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान K एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा, कुछ फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अभी देख रहे हैं E इक्वल टू हमें क्या मिला है, V अपान डी, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, या V इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू डी। तो पुनः क्या करना है, E का मान यहाँ पर रख लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लेना था, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में E का मान रखने पर रख देंगे। तो अब देख लीजिए, जब इस V में इस E का मान रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यह तो देख लीजिए, यहाँ से E का मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी अपान के एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, ये मिल जाएगा। हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, इधर दिख रहा है, चलिए इधर बगल में लिखते हैं। हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। तब यहाँ से क्या करेंगे, V का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो रख लेंगे, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान क्यू डी अपान के एप्सिलॉन 0 ए। ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या देख रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं, Q के एप्सिलॉन 0 ए अपान क्यू डी, देख रहे हैं Q से Q कट जाएगा, तो हमारे पास मिला क्या, C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको हम कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करता है, या कह सकते हैं किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे नोट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के। यानी कह सकते हैं यदि प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, संधारित्र की धारिता उतनी अधिक होगी। और क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया मान लीजिए पहला नंबर, नोट में पहला नंबर हो गया ये। अब दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर में कह सकते हैं संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के बढ़ने पर बढ़ जाती है, ठीक है, यानी बढ़ जाती है, तो हम क्या दिखा सकते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। और क्या है, हम कह सकते हैं दूसरी तरह से कह सकते हैं। फिर तीसरा, ये तीसरा बिंदु है, तीसरे बिंदु में हम क्या कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d। यानी यदि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, धारिता का मान उतना ही कम होगा। प्लेटों के बीच की दूरी का मान जितना अधिक होगा, धारिता C क्या होगी, कम होगी। तो देखिए एक बार फिर से आप समझ लीजिए क्या कहा, किन्हीं समांतर प्लेट संधारित्र
के प्लेटों का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है, तब इनके मध्य परावैद्युतांक k हो, तो संधारित्र का आवेश q है, तब संधारित्र के प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा q इक्वल टू q अपान a, सिग्मा इक्वल टू q अपान a हो गया। हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। फिर हमने क्या किया, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि एक प्लेट क्या है धनात्मक और दूसरी प्लेट ऋणात्मक है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसके बीच परावैद्युतांक के और एप्सिलॉन 0 के बराबर। प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू V अपान डी, या इसी को V इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू डी। अब क्या किया, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया, इसमें देख रहे हैं सिग्मा का मान हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमें मिल गया Q अपान के एप्सिलॉन 0 A। समीकरण 3 में E का मान, यानी इसमें E का मान उठा के रख दिए, तो हमें क्या मिल गया, V इक्वल टू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन इंटू A। हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V होता है, ठीक है, तो Q इक्वल टू C अपान V होता है, तो C इक्वल टू V Q अपान V का मान हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमें क्या मिल गया, के एप्सिलॉन 0 A अपान D। ये हो गया संधारित्र की धारिता, ठीक है। अब नोट में हमने क्या लिखा, समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर, यानी प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा संधारित्र की धारिता उतनी अधिक होगी। परावैद्युतांक पर भी निर्भर करता है, परावैद्युतांक यानी के, परावैद्युतांक जितना अधिक होगा उतना ही संधारित्र की धारिता अधिक होगी, यानी वो उतना अधिक ऊर्जा स्टोर करेगा। कह सकते हैं कि यदि संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, और डी पर, यानी उन प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी जितना अधिक होगी उतना ही उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी, ठीक है बच्चों। अगर ये आपको अच्छा लगे, आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।